हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोड ऑफ वेजेस एक्ट। 2019 में ये पास हुआ था, पर इसको इस इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में लाते लाते 3 साल लगा दिए। 2023 में इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में आया है नए सिलेबस में। ओके, 2022 में भी कह सकते हैं आप, क्योंकि तब लॉन्च कर दिया था, पर इसका एग्ज़ाम 2023 में पहला होने वाला था। तो पहला एग्जाम होगा जून 2023 में इसका, कोड ऑफ वेजेस एक्ट का। ठीक है। इस चैप्टर की थोड़ी खासियत बता देते हैं हम। प्रीवियस सिलेबस के अंदर जब हम लॉ का सिलेबस देखते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ का सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस सिलेबस में इंडस्ट्रियल लॉ वाला पार्ट देखते हैं, तो वहां पर 3 बड़े बड़े चैप्टर थे। बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट। तो क्या करा, इस पूरे एक्ट को क्या कर दिया, उन तीनों एक्ट को मिला दिया गया एक एक्ट में और बना दिया गया कोड ऑफ वेजेस एक्ट। बट कोड ऑफ वेजेस एक्ट में फर्दर कुछ बात और भी ऐड करी गई। मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के कुछ प्रोविजन तो लाए, बोनस एक्ट के भी प्रोविजन लाए और मिनिमम वेजेस एक्ट के भी प्रोविजन लाए, पर सारे नहीं लाए। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एप्लीकेबल होने वाले फ्यूचर में, मतलब जो अब एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनकी एक वैल्यू है, मतलब कहीं ना कहीं यार ये प्रोविजन होने चाहिए, वो प्रोविजन लाए गए, सारे नहीं उठाए। उतने ही प्रोविजन लाए गए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्ट के प्रोविजन भी यहाँ पर आए गए और मिलाकर बनाया गया कोड ऑफ वेजेस एक्ट। हालांकि ये चैप्टर अगर देखी जाए तो ये चैप्टर 4 चैप्टर का मिलकर बना हुआ है। 4 चैप्टर का मिलकर ये चैप्टर बना है। तो समझिए, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो सकती है। सर कितनी होगी? मेरा जहां तक मैंने एस्टिमेट बिठाया है, तो हम इस टोटल कोड ऑफ वेजेस एक्ट इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, हम इसको 10 से 11 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। 10 से 11 क्लास। हालांकि अगर ये अलग अलग होता, बोनस होता, तो लगभग लगभग 20-25 क्लास लग जाती। पर इसमें क्या करा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बोनस, वेजेस और पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में सारे प्रोविजन नहीं डाले गए, लिमिटेड प्रोविजन ही इसके अंदर डाले गए, जो कि जरूरी है फ्यूचर के लिए। ठीक है सर, लेबर लॉ के लिए। तो कोड ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं आज। तो टोटल इसके अंदर 9 चैप्टर है, जिसमें 7 चैप्टर नहीं है, 9 चैप्टर टोटल आप मान के चलो। जिनको कंप्लीट करने में हमें 10 क्लास लगेगी। किसी बोनस वाला जो चैप्टर, उसमें 2 क्लास में हम बोनस चैप्टर को खत्म करेंगे। पहले बोनस चैप्टर होता था 7 क्लास में, अब यहाँ बोनस चैप्टर होगा 2 क्लास में। चलिए आइए देखते हैं कोड ऑफ बेसिक्स एक्ट 2019। सर इतना सारा याद करना होगा? पेपर में क्या होगा, पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा इससे, इस पूरे कोड ऑफ बेसिक्स एक्ट से एक क्वेश्चन आएगा। उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। अगर आप उतना पार्ट याद कर लेते हैं तो कोशिश रहेगी, किस्मत रहेगी कि अगर फंस जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, अच्छी बात है। तो कोड ऑफ बेसिस एक्ट तो पढ़ाऊंगा पूरा ही, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, और जिससे आप सारा एक्ट ना पढ़ के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाओ। और अगर फंस जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बढ़िया हो जाएगा, मतलब अच्छा रहेगा हमारे लिए, बढ़िया हो जाएगा। तो आइए एक बार ध्यान देते हैं कोड ऑफ बेसिस एक्ट के अंदर क्या चीज है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 was enacted in 2020 which enlists the provision related to। तो कोड ऑफ वेजेस एक्ट बनाया गया 2019 में और इसको पास करा गया 2022 में, मतलब 2020 से ये लागू हुआ। और इसमें किन बातों के प्रोविजन जुड़े हुए हैं, कोड ऑफ वेजेस के अंदर किन किन चीजों से रिलेटेड प्रोविजन है। सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, ओवर टाइम से रिलेटेड प्रोविजन है, बोनस से रिलेटेड प्रोविजन है, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड प्रोविजन है, और साथ में अदर प्रोविजन जो कि लेबर लॉ, जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ था, उससे रिलेटेड प्रोविजन भी इसके अंदर है। मतलब जरूरी नहीं, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस और मिनिमम वेजेस ही जुड़ा हुआ है, इसमें अदर एग्जिस्टिंग लेबर लॉ जो थे उनके प्रोविजन भी है, तभी इतना बड़ा चैप्टर हो गया ये। सही है। तो आइए मैं बताता हूँ आपके कोड ऑफ वेजेस एक्ट मोटा मोटा 4 चीजों से मिलकर बना है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये था पहले, अब नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये पहले था, अब नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये भी था। एंड द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये तो पिछले सिलेबस में भी नहीं था। अब यहाँ पर इन चारों को मिलाकर कह दिया गया कोड ऑफ वेजेस एक्ट। इन चारों को मिलाकर क्या कहा दोस्तों, कोड ऑफ वेजेस एक्ट कहा। तो देख लीजिए आप, कोड ऑफ वेजेस एक्ट ये 4 पॉइंट से, 4 एक्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं एक बार जल्दी से जल्दी। छोटी छोटी बातें हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ये याद भी नहीं करना होता, सिर्फ समझने के पर्पज से होता है। दिस इज आल्सो बीन मेंशन इन सेक्शन 69 ऑफ द कोड which lay down that payment of wages act
मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट हैव बीन रिपील्ड विद एनैक्टमेंट ऑफ दिस कोड। जो है उसका सेक्शन 69 कहता है कि 4 एक्ट को हटाकर कोड ऑफ वेजेस एक्ट लाया गया। ये लिखा है इस पॉइंट में। इस कोड का सेक्शन 69 क्या कहता है, 4 एक्ट जो मैंने पढ़े उनको हटा दिया गया और उनके लिए इन 4 एक्ट का पॉइंट लाया गया, इनैक्टमेंट करा गया कोड ऑफ वेजेस एक्ट। दिस आएगा, हिज नहीं आएगा, दिस कोड इज अ वेलकम चेंज टू एग्जिस्टिंग लेबर लॉ रिजाइम as it seeks to regulate wages bonus payment in all sector of industry। ये कोड लाने का वजह क्या थी, ये कोड ऑफ वेजेस लाने की वजह इसलिए थी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लेबर लॉ थे वो बहुत पुराने हो चुके थे, उनमें चेंजमेंट बहुत नहीं होता था। बोनस एक्ट एक बार आ गया तो आ गया, तब से वही चल रहा है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट तब से वही चल रहा है। एक माइनर चेंजेस कर देते थे सालों में, कभी कर दिया तो कर दिया। तो ये कहा गया इस एक्ट का लाने का पर्पज ये है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है, जो वेजेस से रिलेटेड बात करते हैं, बोनस से रिलेटेड बात करते हैं, उनके अंदर रिजाइम लाना था, कुछ नई चीजें लानी थी। इसलिए हमने इस एक्ट को इनेक्ट करा, लाए, जो सभी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होगा, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर एज एम्प्लॉय अपॉइंटेड, जहां पर एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है, वहां पर ये कोड ऑफ वेजेस एक्ट लागू किया जाएगा। पहले भी बोनस एक्ट लागू होता था उन हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कोड एम्प्लॉयमेंट होती थी, तो वहां पर ये भी वहीं लागू होगा, है ना। पर एक नया सिस्टम बनाया गया, नया रिजाइम लॉ करा गया, मतलब नई नई बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल पुराने से अलग। थ्रू दिस कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गेट पावर टू रेगुलेट वेजेस फॉर अ सेक्टर लाइक रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड अमंग अदर सेक्टर, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट विल रिजर्व द पावर टू मेक डिसीजन ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर पावर्स को बांट दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वेजेस से रिलेटेड बातें करने में, और स्टेट गवर्नमेंट के पावर है अदर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कोड ऑफ वेजेस ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेंट्रल और स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा पावर कि वो वेजेस रेगुलेट करेगी इन सेक्टर्स में, मतलब रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड या अदर सेक्टर जहां पर वेजेस दी जाती है, वेजेस को रेगुलेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। वेजेस के अलावा जो भी इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड काम होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दोनों ही गवर्नमेंट्स। अब सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019, तो वेजेस का वर्ड का क्या मतलब है वो कोड ऑफ वेजेस एक्ट ने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत ही डिटेल में समझा दिया है इन्होंने। देखिए डेफिनेशन ऑफ वेजेस याद नहीं करनी है आपको, डेफिनेशन ऑफ वेजेस देखना ये क्लियर है, यहाँ तक चल रही है, डेफिनेशन ऑफ वेजेस चल ही रहा है, डेफिनेशन ऑफ वेजेस ही चल रहा है, ये डेफिनेशन ही ऑफ वेजेस ही चल रहा है। यहाँ जाके फिर देखो फिर आया डेफिनेशन ऑफ वेजेस, ये भी डेफिनेशन ऑफ वेजेस चल रहा है, यहाँ जाके खत्म होता है डेफिनेशन ऑफ वेजेस, मतलब उसके बाद नया चैप्टर आ जाता है सीधा। मतलब इन्होंने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोड ऑफ वेजेस एक्ट की, क्योंकि यहाँ पर बात ही वेजेस की हो रही है, इन्होंने वेजेस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कहा कि ये वेजेस पढ़ो पहले, तो वेजेस का मतलब समझो कि वेजेस होता क्या है, फिर आगे हम नए नए चैप्टर्स की बात करेंगे। फिर यहाँ पर चैप्टर आता है मिनिमम वेजेस। तो हमारा आज की क्लास का टारगेट है यहाँ तक करना, इंट्रोडक्शन पार्ट और वेजेस की डेफिनेशन समझना। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे मिनिमम वेजेस। इस तरीके से है, चैप्टर वाइज है। चलिए आज ये एक बार पढ़ते हैं, हम भी डिटेल में पढ़ते हैं, इन्होंने डिटेल बताया है तो हम भी इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे। अब क्या कहते हैं, देखो याद तो करना नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी डेफिनेशन तो आने से रही, ठीक है, तो याद तो करना नहीं है बट पढ़ तो जरूर लेते हैं, एक एक करके बहुत एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन वाई ऑफ द कोड, कोड का जो सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन वाई वेजिस का मतलब बताता है। कोड ऑफ वेजिस एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन वाई वेजिस वर्ड का मीनिंग बताता है, और वो क्या कहता है, कहता है ऑल रेम्युनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेस या अदरवाइज, किसी भी टाइप का रेम्युनरेशन, चाहे वो सैलरी के तौर पे दिया जा रहा हो, चाहे वो अलाउंसेस के तौर पे दिया जा रहा हो, या कोई बेनिफिट्स के तौर पे दिया रहा है, परक्विजिट्स कहते थे ना डायरेक्ट टैक्स में, उसके तौर पे दिया रहा हो, किसी अदर तरीके से आपको दिया जा रहा है, किसी भी टाइप का रेम्युनरेशन, ऑल रेम्युनरेशन जो भी आप दे रहे हो, चाहे सैलरी, अलाउंसेस, अदरवाइज किसी, तो उस रेम्युनरेशन को जो कि एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब रेम्युनरेशन आप मनी के टर्म में भी दे सकते हैं, रेम्युनरेशन आप बेनिफिट के टर्म में भी दे सकते हैं। बेनिफिट के टर्म में क्या बताया था, बताया होगा डायरेक्ट टैक्स के अंदर कि कई बार ऐसा होता है, इंप्लॉय को कार का खर्चा,
कार जाती है लेने और कार आती है लेने, बड़े बड़े इंप्लॉय जो होते हैं कंपनी के, उनको कार स्पेशली अलॉट कर जाती है कंपनी द्वारा, उनको घर छोड़ने जाती है, उनसे उनको घर लेने आती है। जो बड़े इंप्लॉय होते हैं कंपनी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट इंप्लॉय होते हैं, उनके लिए अलग फैसिलिटी होती है। तो ये तो मनी की टर्म में नहीं है, इसमें तो कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो कार फैसिलिटी प्रोवाइड करी, पर कार इन टर्म्स ऑफ मनी तो है। क्या कार में पैसे नहीं लग रहे, पेट्रोल के लग रहे हैं, ड्राइवर की सैलरी लग रही है, फिर कार का मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें हैं। तो भाई मनी की टर्म्स में होना चाहिए, और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड विच इसका मतलब क्या है, अगर मनी है, पैसे दे रहे हैं, वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है, और अगर पैसे के टर्म्स में कुछ दिया जा रहा है, फैसिलिटी, परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, वो भी रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो रेम्यूनरेशन जो आप दे रहे हो उसको वेजेस कहा, वो सैलरी के तौर पे, अलाउंसेस के तौर पे, बेनिफिट के तौर पे, परक्विजिट जो मनी के टर्म में हो या अदर देन मनी हो, बट हाँ हम उसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो उसको रेम्यूनरेशन कहा गया। ठीक है। ओ इफ द टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट की बात करिए, वहां वेजेस की बात हो रही है। अब इंप्लॉयमेंट मतलब जो नौकरी लगी है, जॉब लगी है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में अगर टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट एक्सप्रेस है, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है आपके साथ, तब भी आप वेजेस की डेफिनेशन में कवर होते हो। और अगर कोरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया उस कंपनी ने, तो क्या मुझे वेजेस नहीं मिलेगी? तो क्या कोड ऑफ वेजेस एक्ट नहीं होगा? होगा। तो इंप्लॉयमेंट जरूरी नहीं है कि आप इंप्लॉयमेंट, जब भी आपका इंप्लॉयमेंट किसी कंपनी के साथ हो रहा है, किसी कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे। आप डोमेस्टिक कंपनी में जाओ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, कोई ऑफर लेटर नहीं मिलता आपको, आओ जाओ कल से काम करो सीधा, और आपको सैलरी दी जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंप्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड हो या इंप्लॉयड हो, आपको एक्सप्रेसली मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, रिटर्न कोड बोल कर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हाँ कल से आप हमारे यहाँ काम करोगे, इतने साल तक सैलरी दी जाएगी, इंप्लॉयड हो गया। तो इंप्लॉयमेंट कैसा भी हो सकता है, एक्सप्रेस और इंप्लॉयड दोनों हो सकता है। वेयर फुलफिल बी पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। तो आप, कोई पर्सन किसी कंपनी में जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वहां वो काम करता है, मतलब इंप्लॉयमेंट करता है, वहां कंपनी के अंदर वो काम करता है। अब उसका इंप्लॉयमेंट चाहे एक्सप्रेस्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट उसका रिटर्न में हो, चाहे ओरल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर रेम्यूनरेशन दी जा रही है, सैलरी के तौर पे, अलाउंसेस के तौर पे, या अदर बेनिफिट के तौर पे, जो इन टर्म्स ऑफ मनी है या मनी के मेजरमेंट में है, तो सारी रेम्यूनरेशन जो उसको दी जा रही है, उस इंप्लॉय को जो आपके वहां काम कर रहा है, वो रेम्यूनरेशन को वेजेस कहा गया। उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, वो सैलरी, अलाउंसेस, वो तो सब वेजेस है ही। साथ में अगर बेसिक पे दिया जा रहा है, मतलब वेजेस के कुछ सैलरी जो होती है आपकी, जो वेजेस दी जाती है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, आपने सैलरी चैप्टर में भी पढ़ा होगा अंडर डायरेक्ट टैक्स, वहां पर आपको बताया गया होगा सैलरी का मीनिंग क्या है। सैलरी मीन्स बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, रिटेन अलाउंस। ये मैंने आपको रिटेन अलाउंस और डियर अलाउंस पहले भी समझाया हुआ है इसके बारे में, है ना, तो समझाने की मुझे अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रिटेन अलाउंस का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन कंपनी छोड़कर जा रहा है, अगर कोई पर्सन कंपनी छोड़कर जा रहा है और कंपनी उससे कह रही है कि हम आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, आप कंपनी मत छोड़ के जाओ, क्योंकि एक पर्सन कंपनी छोड़कर तभी जाता है जब उसको पैसे कम मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मैं आपको 25,000 रुपये दे रहा हूँ, कहीं आपको 30,000 मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगा 5,000 मेरे से ले लो भैया, यही रह लो। जो 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो रिटेन अलाउंस के लिए है कि आपको रोक रहा हूँ मैं। डीएन अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, ये आपको पता है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, उसके लिए भी कुछ अलग से दी जा रही है कि हाँ अपनी महंगाई को कवर करने के लिए आप अलग से ले लीजिए डीए। हाँ मका की दिक्कत नहीं पाल रखी है, डीए, रिटेन अलाउंस, अरे सीधा सीधा सब जोड़ दो ना सैलरी के अंदर, पर सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं जोड़ते। डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन, लेबर लॉ की कैलकुलेशन सब खराब हो जाती है, इसलिए अलग अलग पार्ट। आपको पता है डीए किसी में ऐड होता है सैलरी की कंपटीशन में, डीए किसी कभी डीए फॉर्मिंग पार्ट और डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट डायरेक्ट टैक्स में, इतना तो पता है मुझे, मैं नहीं पढ़ा हुआ ऐसी में। चलिए, पर कह रहा है वेजेस के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, पहले बताया क्या इंक्लूड होगा, अब कह रहा है क्या इंक्लूड नहीं होगा। पहला पॉइंट, एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स व्हिच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ रेम्युनरेशन पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बोनस दिया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीधा लिख सकता था ये, खामखा के इतना टेंशन पा लिया इसने। कोई भी बोनस दिया जा रहा है किसी इंप्लॉय को, वो वेजिस का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो बोनस एक अलग पार्ट माना जाता है, वेजिस का पार्ट नहीं माना जाएगा। एनी टाइप्स ऑफ बोनस नहीं इंक्लूड करा जाएगा वेजिस के। द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, एचआरए
हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जा रहा है, लाइट के लिए खर्चा आपके, अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखो भैया, उनके घर में जो लाइट जल रही है वो भी कंपनी दे रही है, उनके घर में जो पानी आ रहा है वो भी, गैस आ रहा है वो भी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी करा रही है, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मतलब सोने से लेकर हगने तक का सारा कंपनी दे रही है। बताओ, मजे हैं उनके, बेनिफिट ही बेनिफिट मिल रहे हैं, तो वो वेजेस के अंदर कवर नहीं होंगे। ओके, इसके बाद एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन या प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट विच में हैव एक्रूड, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर द्वारा पे करा जा रहा है। आपको पढ़ाया है ईएसआई और ईपीएफ एक्ट के अंदर, इस ईपीएफ एक्ट के अंदर पढ़ाया आपको कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ना प्रोविडेंट फंड में। तो भाई मैंने जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो तो ठीक है, पर जो एम्प्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो तो मेरे को ही मेरी जेब में आना है, तो क्या उसको भी वेजेस के अंदर इंक्लूड कर दूं? कह रहा नहीं, वो वेजेस नहीं मानी जाएगी। जबकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर याद करो आप इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को, है ना, सैलरी की कंप्यूटेशन निकालने के लिए, वहां अलग है यहाँ अलग है, ठीक है, जोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तो कोई पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो पैसा किसको मिलता है इन एंड साल के खत्म होने में, रिटायरमेंट के टाइम पे, सुपर एनुवेशन के टाइम पे, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय के लिए तो बेनिफिट है नहीं, पर वो पैसा ऐड नहीं होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसके बाद कह रहा है अगर आप कोई अलाउंसेस देते इन द नेम ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपने दिया तो वो भी वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस इंटेल्ड ऑन हिम बाय हिज नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, कहता है किसी एम्प्लॉय को एक स्पेशल खर्चा दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय विकलांग है, विकलांग है, तो वो रोज आ रहा है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, तो चेयर देती है उसको कि हाँ भाई ये तुम चेयर लो, रोज इसी से आना जाना आप करना। तो स्पेशल टाइप का खर्चा जो एम्प्लॉय पर्सन के लिए किया जा रहा है वो भी वेजेस में कवर नहीं होगा। ठीक है सर, ये कवर नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस कवर नहीं है, या किसी हाउस से रिलेटेड कोई फैसिलिटी दे दी जैसे लाइट का सप्लाई, वाटर का, मेडिकल अटेंशन, वो भी कवर नहीं है। रेम्युनरेशन पेबल अंडर एनी रिवॉर्ड आएगा, ठीक है, अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड अच्छा लगता है। और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब समझाता हूं, मान लेते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है, अब ये डिस्प्यूट गया कोर्ट में, अब एम्प्लॉयर ने अपनी बात रखी, एम्प्लॉय ने भी अपनी बात रखी। अब कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है कि भैया एम्प्लॉय के फेवर में, वर्कर के फेवर में सुनाया जाता है, और एम्प्लॉयर जो ऑनर है उससे कहा जाता है कि आपको पेनल्टी के तौर पे 1 लाख रुपए एम्प्लॉय को देने होंगे। तो कोर्ट के ऑर्डर से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अगर कोई रिवॉर्ड या सेटलमेंट अमाउंट दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को, तो वो पैसा उसकी जेब में गया एम्प्लॉय की, तो क्या वो वेजेस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। होप आप समझ गए ये वाला पॉइंट। ओवर टाइम अगर आप करते हो तो वो ओवर टाइम अलाउंसेस भी वेजेस नहीं माना जाएगा। या कोई कमीशन अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है, एम्प्लॉय कह रहा है भाई मैं सेल करूंगा मुझे कमीशन दे देना, कह रहा कमीशन भी नहीं माना जाता। एनी ग्रेजुटी पेबल ऑन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी एम्प्लॉय का पार्ट, वेजेस का पार्ट नहीं मानता। तो ग्रेजुटी वगैरह भी नहीं मानी जाएगी, बोनस भी नहीं माना जाएगा, कमीशन भी नहीं माना जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं माना जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस नहीं माना जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस नहीं माना जाएगा, ये सारी चीजें हैं। सेटलमेंट अमाउंट भी नहीं माना जाएगा। एनी रिट्रेसमेंट कंपनसेशन और अदर रिटायरमेंट पेबल टू एन एम्प्लॉय एंड एक्स्ट्रा ग्रेशिया पेमेंट मेड टू हिम और टर्मिनेशन में, कहता है एम्प्लॉयमेंट जब खत्म होती है उसके टाइम पे जो जो पेमेंट बेनिफिट के तौर पे एम्प्लॉय को मिलते हैं वो वेजेस नहीं मानी जाएगी। कैसे? लीव इनकैशमेंट, आप छुट्टी नहीं लेते उसके पैसा आपको मिल जाते हैं, ग्रेजुटी आपको मिल जाती है, पीएफ का पैसा आपको मिल जाता है, पेंशन आपको मिलती है, ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, तो ये वेजेस नहीं माने जाएंगे, ये वेजेस का पार्ट में कवर नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि देखिए आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, मीनिंग तो पढ़ लिया, पर मीनिंग जब तक अधूरा है जब तक आप फर्स्ट प्रोविजो नहीं पढ़ते। फर्स्ट प्रोविजो क्या होता है? जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट वर्ड से, मतलब जब भी कोई पैराग्राफ प्रोवाइडेड दैट वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसको हम फर्स्ट प्रोविजो कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जो डेफिनेशन आपने पढ़ी वो आधी अधूरी है, जब आप फर्स्ट प्रोविजो भी पढ़ोगे साथ में तब वो डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी। मतलब इसको हम
कंप्लीट डेफिनेशन तभी मानी जाएंगी जब हम इस प्रोविजो को उस मीनिंग के साथ पढ़े। समझ में आ रहा है? चलिए, प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस अंडर दिस क्लोज ए पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर क्लॉज ए टू आई exceed 1/2 or such other percent as may be notified by the central government of all remuneration calculated under this clause, the amount which exceeds such 1/2 or percentage as notified shall be deemed as remuneration and shall be accordingly added in a wages under this clause। क्या मजेदार क्लॉज है। फिर एक और प्रोविजो आया, ये होता है फर्स्ट प्रोविजो जो प्रोवाइडेड दैट वर्ड से शुरू होता है। फिर एक और प्रोविजो आता है सेकंड प्रोविजो जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट से शुरू होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है, ये रहा। तब जाके नई डेफिनेशन और बता रहे। ठीक है सर, मैं तो दो प्रोविजो पढ़ने हैं सर, नहीं तो डेफिनेशन आधी अधूरी है। अब ये प्रोविजो क्या करा, बड़ा जबरदस्त प्रोविजो का है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश, बहुत ही जबरदस्त मीनिंग लिखा हुआ है सर, बहुत ही जबरदस्त मीनिंग। सबसे पहले क्या बताया, देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं सर, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी पेमेंट जब की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, लेट्स सपोज कि एम्प्लॉय को क्या क्या पेमेंट हो रही है। पहले तो सैलरी कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, वेजेस कैसे कैलकुलेट होगी। लेट्स सपोज जो वेजेस कैलकुलेट हो रही है वो कितनी हो रही है, एक तो बेसिक, ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेन अलाउंस। अभी छोटा मोटा यही ले लेते हैं, ये रिटेन अलाउंस और बेसिक वेजेस, चलो जोड़ते हैं। बेसिक वेजेस है मान लो 10,000, ये आपको दे रहा है जी 5,000 और ये आपको दे रहा है जी 3,000, तो टोटल आपके पास कितना हो गया जी 18,000। तो उसकी जो वेजेस बन रही है वो 18,000 बन रही है। ओके, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इंप्लॉय को कुछ अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि बोनस। इंप्लॉय को बोनस मिल रहा है मान लो 5,000, इंप्लॉय को बोनस मिल रहा है 5,000, ठीक है। इंप्लॉय को कमीशन मिलता है 5,000 में, 10,000 बोनस मिलता है इंप्लॉय। इंप्लॉय को कमीशन दिया जा रहा है 3,000 रुपये। ओके, इंप्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है महीने का 3,000 रुपये। और क्या था भैया, सेटलमेंट हुआ, एक कोर्ट द्वारा सेटलमेंट हुआ, उसमें 5,000 रुपये मिल गए, ठीक है जी। और क्या हुआ, कहां तक देखना है, ये यहां देखना है, ए से लेकर आई तक, ए से लेकर आई तक, आई तक, बस इतना तक देखना है। कमीशन पेबल टू, ये ग्रेजुटी नहीं दे रहा क्योंकि ग्रेजुटी का अमाउंट बड़ा होता है। हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, कितना जी, वो भी मिल गया 10,000 रुपये। अब क्या कहता है ये प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि जितनी बेसिक वेजेस आपने कैलकुलेट करी, जितनी बेसिक वेजेस आपने कैलकुलेट करी उसका पहले करो 1/2। क्या करो, 1/2, 1/2 करो। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 मीन्स हाफ, 1/2 ये रहा। कहता जितनी आपने वेजेस कैलकुलेट करी उसका आधा कर दो। क्या आता है जी, आधा, 1/2 क्या आएगा जरा बताना भाई, 18,000 का आधा कर दूंगा तो आएगा 9,000। आ गया, कर दिया 1/2। जो भी रेम्युनेशन आपने कैलकुलेट करी, जो भी वेजेस आपने कैलकुलेट करी उसका आपने कर दिया 1/2, 1/2 करने में आया 9,000। अब फर्स्ट प्रोविजो कह रहा है कि अगर कोई पेमेंट इंप्लॉयर और इंप्लॉयर द्वारा करी जा रही है एम्प्लॉय को, जो कि कवर होता है पहले ए क्लॉज से लेकर आई क्लॉज तक। सुनो, ए क्लॉज से लेकर आई क्लॉज तक सुनो, कहां है ए क्लॉज जरा बताना। ये रहा देखो, ए क्लॉज डज नॉट इंक्लूड में क्या कहा था कि बोनस फी पेमेंट इंक्लूड नहीं करी जाएगी, एचआरए की पेमेंट इंक्लूड नहीं करी, हाउस अकोमोडेशन दे रहे वो नहीं इंक्लूड नहीं करा जाएगा, है ना, कंट्रीब्यूशन जो इंप्लॉय को दे रहा है पेंशन प्रोविडेंट वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो ए से लेकर आई तक, आई पर रुक जाना, यहां तक अगर कोई पेमेंट हो रही है, मैंने बताया आपको क्या हो रही है, ए से लेकर आई तक की पेमेंट, ये रहा क्लॉज ए से लेकर आई तक की पेमेंट ये हो रही है। क्लॉज ए से लेकर आई तक की पेमेंट भी अलग हो रही है,
जो कि हमें बताया गया था डेफिनेशन के हिसाब से ये वेजेस की पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा। यही कहा गया था ना भाई, यही बताया गया था ना कि वेजेस में क्या इंक्लूड होगा, बेसिक वेजेस, डी और रिटेन अलाउंस। और क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा अगर कोई पेमेंट इनकी करी जा रही है। फिर फर्स्ट प्रोविजो भी पढ़ने होगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट प्रोविजो का मतलब क्या है, डेफिनेशन अधूरी है जब तक आप फर्स्ट प्रोविजो नहीं पढ़ेंगे। और वो कहता है कि जितना आपने वेजेस कैलकुलेट करा, अगर उसका 1/2 आप कैलकुलेट करते हो जो कि आता है 9,000, और अगर 1/2 से वेजेस का 1/2 से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो इन क्लॉज में, इसमें देखना कौन सी पेमेंट है जो 1/2 से ज्यादा हो रही है। एक तो हो रही है बोनस की पेमेंट जो 1/2 से ज्यादा है, एक्सीड कर रही है 1/2, है ना। बोनस कितना दे रहे हैं, 10,000, जो कि वेजेस के हाफ से ज्यादा एक्सीड कर रही है, एक्सीड कर रही है हाफ से ज्यादा। ये एक्सीड नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रहा एक्सीड, ये भी नहीं कर रहा, पर ये एक्सीड कर रहा है हाफ से ज्यादा, एक्सीड कर रहा है हाफ से ज्यादा। कहता है अगर क्लॉज ए से लेकर आई तक में कोई भी पेमेंट करी जा रही है और वो पेमेंट वेजेस अमाउंट से एक्सीड करती है 1/2 से लेकर, तो उन अमाउंट को वेजेस की कैलकुलेशन में जोड़ देंगे, मान लेंगे कि वो वेजेस है। ये कहता है फर्स्ट प्रोविजो। होप आप समझ में आ गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोविजो, जो कि स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट वर्ड से। तो मैं कहूंगा अब मेरी नई वेजेस क्या होगी, न्यू वेजेस एज पर फर्स्ट प्रोविजो क्या हो जाएगा भाई, 18,000 तो पहले थी ही, क्योंकि दो अमाउंट ऐसे हैं जो 1/2 से एक्सीड करते हैं वेजेस का, तो 10,000 और प्लस 10,000, टोटल आपके पास हो जाएगा कितना जी, 10, 20 और 30, 38,000 रुपए हम आपका वेजेस की कैलकुलेशन मान लेंगे। अब आप पढ़ लो सर, अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा, जो यहाँ पर प्रोविजो कहते हैं ना, वो आपको समझ में आएगा। अब जरा देना, प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ वेजेस अंडर दिस क्लॉज, इस क्लॉज के हिसाब से अगर आप वेजेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे होगी, इफ पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर क्लॉज ए टू आई, ए से लेकर आई तक में अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है, जो कि बोनस, ट्रेड अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब होता है जो मैंने आपको बताया, कमीशन वगैरह, अगर उस तरीके से कोई पेमेंट कर रही है और वो पेमेंट एक्सीड हो रही है 1/2 से, एक्सीड हो रही है 1/2 से, एक हाफ से ज्यादा, किसका है ये 1/2, इसका है, देखो यहां लिखा हुआ है, ऑफ ऑल रेम्युनरेशन कैलकुलेटर अंडर द क्लॉज, उस क्लॉज के अलावा कोई ऑल रेम्युनरेशन कैलकुलेट होगा, उसका 1/2 से अगर एक्सीड करती है, 1/2 से एक्सीड करती है, कैसे पता चला 1/2 किसका, यहां तो कॉमा, अब यहां से और ये कॉमा काट दो, क्या लिखा है, एक्सीड 1/2 ऑफ ऑल द रेम्युनरेशन, इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये जो कॉमा टू कॉमा है ये हटा दो, ठीक है, कॉमा टू कॉमा 1/2 से एक्सीड करते हैं। या इन फ्यूचर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे परसेंटेज, अभी तो परसेंटेज नोटिफाई नहीं है, अभी देखा जाए तो परसेंट 1/2 का मतलब क्या होगा, 50% हो गया ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 50%। तो एक्सीड करती है 1/2 से, और सच अदर परसेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इन फ्यूचर कोई परसेंटेज नोटिफाई करती है वो, अभी तो 50% है, 1/2 मीन 50%। ऑल रेम्युनेशन जो आपने कैलकुलेट करी थी अंडर दिस क्लॉज, जो कि हमने 18,000 निकाली थी, अगर 18,000 का 50% करते हैं 9,000, 9,000 से कोई पेमेंट एक्सीड करती है जो क्लॉज ए और आई, ए से लेकर आई तक में लाई कर रहा है, तो क्या होगा, तो द अमाउंट विच एक्सीड सच 1/2 और सच परसेंटेज एज नोटिफाइड फ्यूचर में होगी, शैल बी डीम्ड एज रेम्युनरेशन एंड शैल बी अकॉर्डिंगली एडेड इन द वेजेस अंडर दिस क्लॉज। तो मैं अगर कोई भी अमाउंट 1/2 से ज्यादा एक्सीड करेगा वेजेस के, रेम्युनरेशन के, तो वो अमाउंट भी वेजेस का पार्ट मान लिया जाएगा और उसको वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट था। अगर मैं सिर्फ वेजेस की डेफिनेशन पढ़ाता और आपको फर्स्ट प्रोविजन नहीं पढ़ाता तो आप समझते कि अरे कुछ भी ऐड नहीं होता, 1/2 जैसे तो कोई चीज है ही नहीं, और फ्यूचर में वेजेस की कैलकुलेशन गलत हो जाती। पर क्योंकि यहां पर सेकंड प्रोविजो भी दे रखा है, सेकंड प्रोविजो वो भी ध्यान से सुनो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट for the purpose of equal wages to all gender and for the purpose of payment of wages, the emolument specified in clause D, F, G and H shall be taken for a computation of wages, shall be taken for a computation of wages। अब ये सेकंड प्रोविजो क्या कह रहा है, इसको समझिए ध्यान। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि हमें ना हमारा इस कोड का वेजेस का पर्पस क्या क्या होता है, कभी कभी ना भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो लड़कियां हैं और लड़के हैं तो लड़कों को ज्यादा पैसे दिया जाता है, लड़कियों को कम दिए जाते हैं, ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दी है, लड़कों को नहीं दी जाती,
तो ये सब भेदभाव ना हो, तो इस कोड का पर्पज ये है कि कभी भी कोई जेंडर के बेसिस पर वेजेस का डिस्क्रिप्शन ना हो। जेंडर के बेसिस पर, लड़की है तो कम मिलेगा, लड़का है तो ज्यादा मिलेगा, है ना, ऐसे। ये लड़का है तो ज्यादा कम मिलेगा, लड़की है तो ज्यादा मिलेगा। तो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। इस कोड का पर्पस ये है जो इमोल्यूमेंट स्पेसिफाई करे क्लॉज डी एफ जी एच में, जो ऊपर मैंने बताए थे डी एफ जी एच में, वो बेसिक कंपटीशन में ऐड कर देंगे। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ने की इतना नीड नहीं है, बट इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा है, वो आप जरूर पढ़ेंगे। इसमें आपको वो सेकंड प्रोविजन समझ में आ जाएगा। ये कहता है एक फैक्ट्री के अंदर सीता एक फीमेल लेबर है जो एक प्लांट में काम कर रही है, वेयर एज महेश भी एक मेल वर्कर है जो सेम प्लांट में, जिस प्लांट में सीता काम कर रही थी वहां पर महेश भी काम कर रहा है। हावेवर सिंस सीता, कुछ टाइम बाद सीता ने शादी कर ली रमेश से। सीता इज मैरिड टू रमेश, नॉट महेश। सीता ने रमेश से शादी कर ली, हु आल्सो वर्क एट अ सेम प्लांट। अब क्या हुआ, कहानी देखो ऐसे उस तरीके से है। सीता किसी प्लांट में काम करती है, ठीक है जी, एक प्लांट में काम कर रही है, वर्क कर रही है। यहां पर महेश भी एक प्लांट में काम कर रहा है और रमेश भी एक प्लांट में काम कर रहा है। अब सीता ने रमेश से कर ली शादी, मैरिड हो गई रमेश। सीता और रमेश की कर दी शादी। शादी होने के बाद द एम्प्लॉयर पे सीता, जो सीता को पैसे मिलते थे, हाफ ऑफ वट ही पे टू महेश एज सीता हस्बैंड आल्सो वर्क फॉर गेन एट अ सेम प्लांट। इसके में कहा गया जो एम्प्लॉयर जितना सीता को पे करता था, हाफ ऑफ वट ही पे टू महेश एज सीता's हस्बैंड। महेश, एक काम करो ना, इसको काट कर, आप क्या करो, एक काम करो, इसको रमेश ना करके महेश ही कर दो, ठीक है, क्योंकि बात सारी एंड में महेश की हो रही है एंड में। तो एक काम करते हैं, मैं दोबारा कहानी सुनाता हूँ। सीता एक फीमेल वर्कर है जो एक प्लांट में काम कर रही है। महेश भी एक मेल वर्कर है जो एक प्लांट में काम कर रहा है, दोनों काम करते हैं सेम प्लांट में। कुछ टाइम बाद सीता और महेश ने शादी कर ली, तो ये मैरिड हो गए। अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने शादी करी तो महेश को फॉर एग्जाम्पल मिलती थी 20,000 रुपए और पहले सीता को मिलती थी 15,000 रुपए। लेट सपोज इनकी सैलरी इतनी है, या लेट सपोज कि इसको 20,000 रुपए देते थे, दोनों को 20,000 रुपए मिलते थे। अब जैसे ही सीता और महेश ने शादी करी तो एम्प्लॉयर ने दिखा, अरे 20 महेश को ही मिल रहे हैं, 20 सीता को मिल रहे थे, दोनों के पैसा तो एक ही घर में जा रहा है, तो दोनों को 40 मिल रहे हैं। तो एम्प्लॉयर ने सोचा, यार ये तो पहले पहले अलग अलग घर में जा रहे थे, पहले 20 जा रहे थे, अब इनको 40,000 जा रहे हैं एक ही घर में। तो एम्प्लॉयर ने क्या करा, तुमने सीता शादी कर ली महेश से, अब तुम्हें 20,000 नहीं मिलेंगे, जितना तुम्हारे हस्बैंड को मिलता है उसका आपको आधा मिलेगा, हाफ मिलेगा, 10,000 ही सैलरी मिलेगी। अगर आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, इतना ही रहेंगे, क्योंकि भाई आपके घर में ज्यादा पैसा जा रहा है। तो ऐसा करते थे एम्प्लॉयर। तो ये एक जेंडर इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, जेंडर के बेसिस पर इक्वल रेम्युनेशन मिलनी चाहिए, ये भेदभाव ना करे। शादी हो गई तो कम पैसे मिलेंगे ऐसा मत सोचे। इसलिए ये कोड का पर्पस ये है जो जेंडर के बेसिस पर आप वेजिस को ना बांटे, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ठीक है जी। तो ये इलीगल है, प्रोहिबिटेड बता दिया अंडर दिस कोड। तो ये कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस कोड दिस प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉयर जो ये काम कर रहे हैं शैल बी इलीगल एंड प्रोहिबिटेड एज द लॉ सीक टू पुट एंड टू ऑल जेंडर बेस्ड डिस्क्रिप्शन इन केस ऑफ द मिनिमम वेजेस। कम से कम मिनिमम वेजेस जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। मिनिमम वेजेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर जेंडर के बेसिस पर ई वेजेस को ना बांटे, ठीक है सर। ये एग्जांपल था इस पॉइंट पे, ये महेश कर देना इसको अपनी बुक में, ठीक है। अब ये क्या कहा गया, द न्यू डेफिनेशन वेजेस अंडर द कोड स्पेसिफाई स्पेशली एक्सक्लूड्स। अब क्या करता है, वेजेस ने कहा कोड के अनुसार जो नई डेफिनेशन बताई गई ना वेजेस की, उसमें किस किस चीजों को एक्सक्लूड करा गया, वही चीज जो मैंने ऊपर बताई, ए से लेकर वो बोनस, हाउस अकोमोडेशन जो कि सप्लाई ऑफ लाइट है वही ऊपर कॉपी कर रखा है, कंट्रीब्यूशन पेड टू एम्प्लॉयर
एनी कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग कंसेशन, सम पेड टू एम्प्लॉय, पेंशन, डिफेंस, स्पेशल केसेस एक्सपेंस वाला मैंने आपको बताया था, एचआरए, रेम्युनरेशन पेबल अंडर द रिवॉर्ड एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल का कोर्ट का ऑर्डर, ओवर टाइम अलाउंस, वही कॉपी कर रखा है पूरा केस लेकर। अब लास्ट वाली लाइन ये है, this change will impact the basis to calculate wages for the purpose of contribution toward the certain benefit like EPF gratuity, as now the same will have to calculate on 50% of the total remuneration of an employee। दोबारा सुनो क्या बोल रहा है, this change will impact the basis to calculate wages for the purpose of contribution toward certain benefits। याद करो हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देते हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस लिंक स्कीम होती है, ईएसआई का होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये सब बेनिफिट्स है। अब ये बेनिफिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन होती है इनकी वेजेस के बेसिस पर कैलकुलेशन होती है। अब क्योंकि कोड ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से नई वेजेस का मीनिंग बताया गया तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा ईएसआई की कैलकुलेशन के लिए, ईपीएफ की कैलकुलेशन के लिए, ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए। समझिए इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपको पता है कि इंप्लॉय और इंप्लॉयर दोनों को कंट्रीब्यूशन होता है। अब पीएफ में वेजिस के हिसाब से कैलकुलेशन होती है ना, 10% ऑफ द वेजिस। अब वेजिस क्या मतलब है, ईपीएफ एक्ट में अलग है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए कोड ऑफ वेजिस एक्ट के हिसाब से नई वेजिस की डेफिनेशन बनी। अब नई वेजिस की डेफिनेशन ने बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, बोनस की ट्रांजेक्शन हटा दी, बोनस हटा दिया, ट्रैवलिंग अलाउंस हटा दिया, एचआर हटा दिया, बहुत कुछ ज्यादा, ग्रेजुटी हटा दिया, पेंशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, बहुत सारी पॉइंट्स हटा दिए, के तक, ए से लेकर के तक के पॉइंट हटा दिए। तो ऐसे में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है जब कंट्रीब्यूशन वाली कहानी आती है, जब अलग एक्ट के अंदर हम वेजेस के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसलिए क्या कहा कि जैसे कि हम ईपीएफ या ग्रेजुटी का कैलकुलेशन हम वेजेस के बेसिस पर निकालता है, as now the same will have to be calculated on 50% of the total remuneration of employee। तो अब से क्या होगा कि जब हम ईपीएफ या ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करेंगे या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, तो वेजेस क्या मानी जाएगी, जितना रेमुनरेशन कोड ऑफ वेजेस में निकलेगा उसका 50% वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। लेट्स सपोज कि कोड ऑफ वेजेस के हिसाब से पैसा सैलरी बन रही है 30,000 रुपए, तो 50% कर दो उसका 15,000 वेजेस के बेसिस पर इन रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन होगा, 50% ऑफ द टोटल रेमुनरेशन। As now the same will have to be calculated on 50% of the total remuneration of employee का जो टोटल रेमुनरेशन बन रहा होगा उसका 50% जो निकालो, उसके बेसिस पर रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन करो। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है द सोशल पर्पस ऑफ दिस ऑफ द कोड दैट इट सीक्स टू अचीव is to avoid all kind of gender based discrimination। सेक्शन 3 of the code state said that। तो सेक्शन 3 इस कोड का ये कहता है कि भैया कोई भी वेजेस जब आप देते हो तो जेंडर के बेसिस पर भेदभाव ना करके वेजेस दो। लड़की है तो कम मिलेगा, लड़का है तो ज्यादा दिया जाएगा, या लड़की है तो उसको ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं, लड़का है तो कम दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, जेंडर के बेसिस पर आप वेजेस को ना बांटे, उसका डिस्क्रिप्शन ना करें। इसके बाद ये किसने कहा, सेक्शन इस कोड के कोड ऑफ वेजेस एक्ट के सेक्शन 3 ने कहा देयर शैल बी नॉन डिस्क्रिप्शन इन एन एस्टेब्लिशमेंट और एनी यूनिट देयरफॉर अमंग एम्प्लॉय और द ग्राउंड ऑफ जेंडर इन मैटर related to wages by same employer in respect of same work of similar nature done by any employee। वही कहानी लिखी है कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के अंदर दो लोग काम कर रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है, दोनों सेम प्लांट में काम करते हैं, सेम नेचर का वर्क करते हैं, एक को सैलरी कम दी जा रही है, एक को ज्यादा दी जा रही है, ऐसा ना हो। नो एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऊपर वाला रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉय। अगर दोनों एम्प्लॉय सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम नेचर का काम कर रहे हैं, तो कोई भी एम्प्लॉयर ऑनर दोनों में से किसी एक की सैलरी को रिड्यूस नहीं कर सकता अंडर क्लॉज 1 के तहत। क्लॉज 1 कहां है, ये रहा पहला वाला जो पढ़ा, ये दूसरा है ना। मेक एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स वाइल रिक्रूटमेंट एनी एम्प्लॉय, मतलब लड़का लड़की के बेसिस पर आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, एनी एम्प्लॉय फॉर अ सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर and in the condition of employment except whether the employment of women in such work is prohibited and restricted by or under any law of time being in force। कह रहा है अगर कोई आप डिस्क्रिप्शन करते हैं
भेदभाव करते हैं जेंडर के बेसिस पे while recruiting any employee for a same work or work of the similar nature and in condition of employment. मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को। ये कह रहा है जब आप रिक्रूटमेंट करते हो ना, तो रिक्रूटमेंट में लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी, ठीक है, दोनों जने आएंगे। अब मान लो कोई ऐसी जगह के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जहां पर लड़कियों का होना प्रोहिबिटेड है या लड़कों का होना किसी एक का मान लो यार, लड़कियों का होना प्रोहिबिटेड है, वो नहीं जा सकती लड़कियां, या अगर लड़कियां काम करेगी तो गलत। अब उसको जॉब चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया देखो आपको हम जॉब दे देंगे, हम इतना मान लेंगे कि चलो प्रोविडेंट है फिर भी आपको जॉब दे क्योंकि आपको नीड है, पर आपको पैसे कम हम कम देंगे जी। हम आपको रिक्रूटमेंट होने से पहले ये चीजें बता रहे हैं। तो आप इधर भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस, जेंडर के बेसिस पर आप वेजेस को रिड्यूस कर रहे हैं लड़की की और लड़के को ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वहां पर उसके लिए प्रोविजन है, तब भी हम उसको नौकरी दे रहे हैं क्योंकि उसकी मजबूरी है, इसलिए हम उसको कम पैसे देंगे क्योंकि वहां प्रोविडेड है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ये कह रहा है, क्योंकि वहां पर प्रोविडेड एक्सेप्ट वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन सच वर्क इज प्रोविडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर अ टाइम बीइंग फोर्स। लॉ द्वारा उस वहां पर काम करने के लिए मना कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को रात में काम करने के लिए अलाउ नहीं करा है लॉ ने। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करो, अगर वो 10 बजे तक काम कर रही है तो 10 बजे तक उसको अलाउ कर देंगे, पर पैसे कम मिलेंगे जितना बाकी को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का 10 बजे तक काम कर रहा है, लड़की भी 10 बजे तक काम कर रही है, पर उसको पैसे कम दिए जाएंगे क्योंकि लॉ द्वारा मना करा गया है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन का उन केसेस के अंदर प्रोविजन होता है लॉ द्वारा, रिस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं कर सकते, जैसे रात तक नहीं कर सकते, तो अगर वो कर रही है तो उसको उस हिसाब से वेजेस नहीं मिलेगी। ये रिक्रूटमेंट के टाइम पर ही आप उसको बता दो। मेक एनी डिस्क्रिप्शन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर वाइल रिक्रूटमेंट एनी एम्प्लॉय फॉर सेम वर्क एंड सिमिलर नेचर एंड इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट, कब कब नहीं कर सकते, वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सब, हाँ बाकी टाइम पे नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, पर कुछ केसेस के अंदर कर सकते हैं जब आप वर्क, कोई ह्यूमन वर्क कर रही है लॉ से रिस्ट्रिक्टेड, जहां पर टाइम लगा दे उससे एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो उस बेसिस पर आप कर सकते हैं वहां पर कि लड़कियों को ज्यादा सुविधा दे दी। उस टाइम कहा कि आप 10 बजे तक काम कर रहे तो हम आपको कैब छोड़ देंगे, लड़का 10 बजे तक काम कर रहा है, चलो चल निकल, ऐसा समझ में आ रहा है? ऐसे भी तो कर सकते। अब लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए ऐसे कर दिया कि 6 बजे तक है, चलो तुम 10 बजे तक काम कर लो, कह रहे ऐसा नहीं कर सकते, अरे तुम करो हम आपको कैब प्रोवाइड करेंगे। लड़का सर हम भी नहीं कर सकते, अरे तुम्हें कह रहा हो तुम चले आना चुपचाप चलो। तो इस तरीके की जेंडर इक्वलिटी ना करें। ये था आज की पूरी कहानी। ये हो गया वेजेस की डेफिनेशन, बहुत क्लियर तरीके से चीजें, वैसे मजा आ गया वेजेस की डेफिनेशन पढ़ के ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस। ठीक है सर, क्लियर हो गया? मिनिमम वेजेस कितना नहीं है, मैं एक ही क्लास में खत्म कराऊंगा इसको। 1 2 3 पेज है और ये हमारा 4, अरे तेरी 5 पेज है भैया। मिनिमम वेजेस के अंदर 5 पेज है टोटल तो करने, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखते हैं मिनिमम वेजेस को। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।